हेलो गाइस, दिस इज जीत एंड यू वाचिंग हियर फिजिक्स इन माय व्यू। इलेक्ट्रोडायनामिक्स हमारी कंप्लीट हो गई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स, और उसके बाद काइनेटिक थ्योरी इसमें इंक्लूडेड रहेगी। और जहाँ तक मैं मानता हूँ 5 लेक्चर्स में ये सिमट जाएगी थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी एज फार एज, क्योंकि 2 घंटे के अपने लेक्चर रहते हैं तो 5 घंटे में सिमट जाएगी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स स्टार्ट। तो अपना जो पहला लेक्चर है वो सबसे पहले डेफिनेशन, सबसे बेसिक से ही लेके चलेंगे ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्वान होंगे जिन्हें बहुत सारी चीज़ें आती होंगी और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें बिल्कुल नहीं आती होगी। तो हम उनके लिए लेके चलेंगे जिन्हें बिल्कुल नहीं आता होगा, और एक तरफ से विद्वानता की तरफ और चलते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स के बारे में कि किसे कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स कभी ऐसा विचार किया जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है वैसी, फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता है वैसी थर्मोस्टैटिक्स क्यों नहीं होता, सीधा थर्मोडायनामिक्स ही क्यों होता है, ऐसा क्यों, ऐसा थर्मोस्टैटिक्स क्यों नहीं हो सकता, कभी विचार किया है? रीजन है कि थर्म जो है, जिसे मतलब हीट कहते हैं, थर्म माने हीट, थर्म माने जो होता है वो होता है हीट, वो कभी स्टैटिक रह ही नहीं सकते। थर्म माने हीट, हीट कभी स्टैटिक रह ही नहीं सकती, इसलिए थर्मोस्टैटिक पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, अगर हम थर्म की बात करें तो उसकी कंपेयर की जा सकती है करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को आप देखोगे तो हमेशा फ्लो होता है। जैसे मान लो ये वायर है और इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो हमेशा फ्लो होगा एक तरफ, एक डायरेक्शन में, और एक पॉइंट से जिसका पोटेंशियल वी है दूसरे पॉइंट पर जिसका पोटेंशियल वी भी है, तो वी शुड बी ग्रेटर देन वी वी, तब जाके वो करंट फ्लो होगी। सेम इसी तरीके से अगर दो कंडक्ट कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर टेम्परेचर टी ए है, इस पॉइंट पर टेम्परेचर टी बी है, और तब टी ए इज ग्रेटर देन टी बी कंडीशन में टेम्परेचर, तब हीट फ्लो होगी इस तरफ। इसकी पूरी तरह कंपेयर की जा सकती है करंट से। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, जो इलेक्ट्रो ईएमटी वाली बुक में, वही यहाँ पर हीट होती है थर्मोडायनामिक्स वाली बुक में। और जिस प्रकार करंट को स्टैटिक कंडीशन में नहीं देखा जा सकता, एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर ग्रेडियंट की ओर वो फ्लो करता है हमेशा, उसी प्रकार हीट भी हमेशा फ्लो करती है, और इसकी फ्लो की डायरेक्शन डिसाइड होती है टेम्परेचर की वजह से। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर ही पोटेंशियल होता है, टेम्परेचर ही पोटेंशियल होता है हीट के लिए। जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा वहाँ हीट फ्लो नहीं होगा। अर्थात मान लीजिए ये मेरे पास 2 हाथ हैं, और एक का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, एक का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, और जब मैं इन्हें कॉन्टैक्ट में लाऊंगा तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस और टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर ये सेम टेम्परेचर पर होंगे तो दोनों में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए ठंडे गर्म का पता नहीं चलेगा। सेम इसी प्रकार अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट भी फ्लो नहीं होगी। तो पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि करंट के सिमिलर ही होता है थर्ड मतलब हीट, क्योंकि करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है स्टैटिक पोजीशन में नहीं देखी जा सकती, वैसे ही थर्मोडायनामिक्स भी स्टैटिक नहीं हो सकती। ठीक, तो बेसिक डेफिनेशन क्या है थर्मोडायनामिक्स की, कि हीट के फ्लो को जिसमें स्टडी करते हैं। इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी स्टडी अबाउट हीट एंड हीट ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू बॉडीज, इट्स कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। मान लीजिए एक बॉडी ये है और इसका टेम्परेचर T1 है, और एक बॉडी ये है, इसका टेम्परेचर T2 है, और यहाँ से यहाँ की ओर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को जिसमें स्टडी करेंगे उस ब्रांच को कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। इन विच, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, जो बेसिक सी डेफिनेशन है, जो आपको अपने कॉपी की स्टार्टिंग में नोट करना है एज अ फॉर्मेलिटी ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टार्टिंग शुरू कैसे करी थी, तो वो आपको बेसिक डेफिनेशन लिखनी है। तो हम लिखेंगे इन विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इन विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी स्टडी about heat and heat transformation formation between two bodies, ठीक है। देखो इसमें कोई भी आपको बताना ना पड़े, दोबारा मुझे क्लियर ना करना पड़े कि टेम्परेचर और हीट दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। टेम्परेचर की यूनिट डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट, ये केल्विन या र्यूमर हो सकती है, और आपकी हीट की जो है उसकी होती है क्या, हीट की होती है कैलोरी, जूल, इस प्रकार से हीट क्या है यूनिट होती है। देखो आप बिल्कुल जस्ट कंपेयर कर सकते हैं इसको, हीट को। कई बार लोगों का, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कंफ्यूज रहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट, दोनों गर्म होती हैं, ऐसा होता है क्या? अच्छा, गर्म क्या होता है, टेम्परेचर या हीट? ना टेम्परेचर गर्म होता है ना ही हीट गर्म होता है। हीट का ट्रांसफॉर्मेशन गर्म या ठंडा होता है। आप समझ रहे हो? आपको समझ जाइए कि मान लीजिए सूरज के पास हम गए और सूरज हमें गर्म नहीं लग रहा है। ऐसी स्थिति में यह होगा क्या, हमारा तापमान सूर्य के बिल्कुल निकटतम होगा या उसके आसपास या जस्ट उसके बराबर हो, तो हम सूरज में जाएं तो भी वो गर्म नहीं लगेगा। इसका मतलब टेम्परेचर गर्म नहीं होता। अगर मैं बहुत ठंडा हूँ सूर्य के कंपेयर, तब मैं सूर्य में जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा और सूर्य में गर्म लगेगा, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को करंट फ्लो करेगा। यू नो मीन ऑफ, जब लो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर करंट फ्लो, हीट फ्लो करेगा,
तो हीट फ्लो करेगा तब मुझे महसूस होगा कि तो गर्म है, बिकॉज जहाँ करंट फ्लो होता है उधर की तरफ मुझे वो गर्म महसूस होगा, और सूरज को मैं ठंडा महसूस होगा बिकॉज मेरा टेम्परेचर बहुत कम होगा। तो मैंने फाइनली ये डिसाइड बताया आपको कि ना ही हीट गर्म होता है ना ही टेम्परेचर गर्म होता है, गर्म होता है हीट का फ्लो होना, हीट का फ्लो होना मतलब हीट का कम होना या ज़्यादा होना। अगर हमारे अंदर हीट की बढ़ोतरी हो रही है किसी दर के अनुमान दर स्वरूप, तो हम कहेंगे कि हमें गर्मी महसूस हो रही है। इसके विपरीत अगर कमी हो रही है तो हम कहेंगे ठंडा महसूस हो रहा है। इट्स मीन ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। तो हमने क्या पढ़ा कि हीट जस्ट लाइक करंट की तरह होता है। देखो दोनों स्केलर है, पोटेंशियल और करंट, और दोनों के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, जस्ट लाइक टेंसर कह सकते हैं कि वो फ्लो होगी एक डायरेक्शन में पर फिर भी स्केलर है, वैसे ये भी फ्लो होती है एक डायरेक्शन पर फिर भी स्केलर है हीट। तो ये छोटी मोटी चीजें थी। और थर्मोडायनामिक्स हमने वाले बारे में पढ़ लिया, बेसिक डेफिनेशन क्या थी, इन विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी स्टडी अबाउट हीट एंड हीट ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। तो अब जानना हमें ये है कि अगर हमें हीट को ट्रांसफॉर्म करना है तो किसी सिस्टम को हम लेके चलेंगे। जैसे मैं आपको छोटी वोकेबलरीज की बता दे रहा हूँ कि सिस्टम क्या होता है, प्रोसेस क्या होते हैं, और एडियाबिलिटी क्या होती है, और आइसोथर्मल क्या होता है, वो सारी चीजें हम छोटे छोटे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे और थोड़ी थोड़ी बातें भी लिख करेंगे जिससे कि बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसे मिटाने से पहले मैं आपको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो थर्मोडायनेमिक्स हीट हो गया, कंपेयर कर दी मैंने करंट से, और इसकी डेफिनेशन दे दी, इन विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी स्टडी अबाउट हीट एंड हीट ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू बॉडीज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। इसे मिटाते हैं और बात करते हैं हम सिस्टम्स की, जिसके अंतर्गत हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करेंगे। भाई साहब इसकी एक एक चुन्नी चुन्नी बातों को मैं बता के चलूंगा, फिर भी आप देखना ये 5 लेक्चर से ऊपर जा ही नहीं सकता, पक्का 5 लेक्चर से ऊपर नहीं जाएगा। तो फिर ये हार्ड क्यों होता है? हार्ड यूं होता है कि इसका पूरा बोझ जो होता है विद्यार्थियों पर आता है, पूरा बोझ स्टूडेंट्स पर आता है। हम यहाँ कंसेप्ट क्लियर करते हैं, कंसेप्ट बहुत ही कम होते हैं, क्वेश्चन ज्यादा आपको लगाने होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन का ही पंगा रहता है, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप थर्मोडायनामिक्स को लगाएंगे उतना ही बुद्धिमान आप बन जाएंगे। अदरवाइज सोच रहे हैं कंसेप्ट समझ में आ गया, वो क्वेश्चन हो जाएंगे, नॉट पॉसिबल। पेपर के लिए छोड़ोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम के बारे में, ठीक, फिर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, और धीरे धीरे पूरे थर्मोडायनामिक्स के आप ज्ञाता बनेंगे। तो जितनी मुझे आती है मैं आपको समझा दूंगा। ज्ञाता तो खैर कौन हो सकता है, या तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हर वैज्ञानिक के ऊपर एक वैज्ञानिक है जो शोध करके जा चुके हैं, है ना। कोई सा भी साइंटिफिक फिजिसिस्ट ले लीजिए, केल्विन रहे हों या मैक्सवेल रहे हों, कुछ भी रहे हों, उन वैज्ञानिकों के शोध किसी शोध के निरीक्षण परीक्षण के लिए ही किए गए। उससे पहले भी साइंटिस्ट आगे जा चुके होंगे। इसका मतलब देसी भाषा में कहते हैं हर बाप का एक बाप होता है। तो किसी को भी ज्यादा नहीं कह सकते, है ना, एंड वाले को भी नहीं कह सकते, उनके पहले भी उन्होंने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, एंड वाले कह सकते हैं, पता नहीं, चलो छोड़ते हैं। सिस्टम पाओ, नंबर 1 सिस्टम। सिस्टम किसे कहते हैं? सिस्टम ब्रह्मांड का वह भाग होता है जिसके अंतर्गत द पार्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर वी स्टडी अबाउट द थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, या थर्मोडायनामिक्स को जिसमें स्टडी करेंगे। आई हैव एग्जांपल, मान लीजिए कि हमारे पास ये गिलास है, ठीक है, इस गिलास में मैंने पानी डाल दिया, ठीक, पानी डाल दिया और चाय पत्ती डाल दी और सारी चीजें डाल दी, और वैसे करके मैंने चाय बना दी, मतलब गैस पर रखने के बाद चाय बना दी। तो इसके अंदर मैंने जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा जो नई प्रक्रिया को जन्म दिया और चाय बनाया, तो पूरा प्रोसेस जो है वो थर्मोडायनामिक्स का जो प्रोसेस है, मैंने इस चीज के इस गिलास के जरिए बनाया। अगर ये गिलास नहीं होता तो शायद मैं उस चीज को अंजाम न दे पाता। अगर कोई पात्र नहीं होगा तो हम चाय कैसे बनाएंगे? नेक्स्ट टाइम पॉसिबल नहीं बन सकता। तो वो पात्र, वो बर्तन जिस पर हमें स्टडी करना है थर्मोडायनामिक्स, और ये क्या है, एक यूनिवर्स का पार्ट है, स्पेस में इन्हें कुछ जगह घेर रखी है। तो यूनिवर्स का वो पार्ट जिसके अंदर हम हीट ट्रांसफॉर्मेशन और थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करेंगे, उस पार्ट को ही हम कहते हैं क्या? उसे कहते हैं सिस्टम। क्या कहते हैं? सिस्टम। और प्यार से थर्मोडायनामिक सिस्टम दिया है, थोड़ी डेफिनेशन लिखते हैं, इन विच पार्ट, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? ये क्या हो सकता है? सिलेंडर हो सकता है, आपका कुकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके अंतर्गत हमें स्टडी करना। ठीक है, छोटी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन होगी आपकी, इन अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स where we study about, किसके बारे में पढ़ते हैं? हीट ट्रांसफॉर्मेशन और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब होता है बहुत ही, ये चीज अच्छी से लगती है, घरेलू है ये ऐसा लगता है कभी कभी पढ़ते पढ़ते आप ऐसा लगेगा आपको गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस होता था पहले, पर आगे जाके टिपिकल हो जाता है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जैसे जिसमें भी हीट यूज होगी, जैसे कि दाल चावल बनाना,
राजमा चावल बनाना, खाने की चीज़ ज़्यादा लगाव है मुझे, तो इसलिए मैं खाने वाली चीज़ें को उदाहरण दूंगा, उसमें हीट का यूज़ भी होता है। तो आप कोई भी चीज़ बना रहे होंगे वो एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अंदर काउंट होगा। मान लीजिए आपने वो बना दिया, वो क्या बनाते हैं, डोसा। तो डोसा को आपने बनाया और फैला दिया तवे पर, तो तवा जो होगा वो थर्मोडायनामिक सिस्टम होगा, उसके बिना डोसा नहीं बन सकता। तो इसका मतलब क्या होगा, किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम, किस थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए हमें सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज्यादा एग्जांपल दे दिए, पढ़ना लेक्चर कंप्लीट नहीं होगा। एग्जांपल दे देते हैं आप, सिलेंडर हो गया और ग्लास हो गया और कोई भी वेसल हो गया, ठीक है। और नंबर 2 थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। थर्मोडायनामिक प्रोसेस किसे कहते हैं, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर अगर हीट के ट्रांसफॉर्मेशन या हीट की चेंजिंग के द्वारा आप किसी चीज को समझा रहे हैं, तब उस पूरी काउंटिंग को कहा जाएगा थर्मोडायनामिक प्रोसेस। मतलब थर्मोडायनामिक प्रोसेस वास्तव में क्या होता है, किसी सिस्टम के अंदर हीट के चेंजिंग को कहते हैं, हीट की चेंजिंग को कहते हैं। द चेंजिंग ऑफ हीट इन एनी थर्मोडायनामिक सिस्टम इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक प्रोसेस। हीट के चेंजिंग इन द सेंस कि आप कुछ भी उसके अंदर क्रियाकलाप कर रहे हैं किसी चीज को बनाने के लिए, वो सब थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अंदर काउंट होंगे। और ये प्रोसेस हो सकते हैं, नंबर 1 आइसोथर्मल प्रोसेस, नंबर 2 एडियाबैटिक प्रोसेस, नंबर 3 आइसोबारिक प्रोसेस, और नंबर 4 आइसोकोरिक प्रोसेस, भी कहते हैं प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस किसे कहते हैं, थर्मल माने हीट जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा टी की वैल्यू 0 होगी। तो जिस प्रोसेस के अंतर्गत आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। जैसे बॉइलिंग ऑफ हीट, एग्जांपल मैं छोटा सा किसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे बॉइलिंग ऑफ हीट का मतलब ये, अगर आपके पास बर्तन में पानी भरा हुआ है, उसको आप गर्म करना चाह रहे हैं, तो पहले टेम्परेचर राइज करेगा। मान लो आपके पास ठंडा पानी है फ्रिज का 0 डिग्री सेल्सियस पर, और आप उसे गर्म करना चालू करते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। जब टेम्परेचर 100 हो जाएगा तो आप देखेंगे चूल्हा जल रहा है, पर टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं जा रहा, अगर वो शुद्ध पानी है तो, ठीक है। बिस्लेरी वाला वो भी शुद्ध नहीं होता पूरी तरह से। तो शुद्ध पानी है तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर राइज नहीं करेगा। इन द सेंस दी गई हीट कहाँ जाएगी, तो वो वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब बॉइलिंग के बाद की स्टेज जो वेपोराइजेशन है, वो प्रोसेस जो कहलाएगा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस का एक उदाहरण होगा, क्योंकि उस दौरान टेम्परेचर नियत हो जाता है जबकि परिवर्तन जारी रहता है। ऐसे एडियाबैटिक में क्या होता है, हीट कांस्टेंट हो जाती है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, और आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, आइसोकोरिक भी कहते हैं कुछ वैज्ञानिक। तो ये हमारे सिस्टम के बारे में जानकारी थी, और ये थे हमारे थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिनके बारे में हमें स्टडी करना है, ठीक। तो एक लॉ है, मैं वो आपको यहीं बता देता हूँ। अगर आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, आइडियल गैस इक्वेशन को बताया क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। जब आप लोग देखो, एक दिक्कत ये आती है थर्मोडायनामिक्स पढ़ाते हुए, क्योंकि यार थर्मोडायनामिक्स में कहीं ना काइनेटिक थ्योरी बीच में घुस जाती है। आप महसूस करोगे, देखो थर्मोडायनामिक्स में हम गैस को स्टडी करेंगे, गैस को पढ़ाना होता है, काइनेटिक थ्योरी में पहले मैंने खोल लिया थर्मोडायनामिक्स। तो मैं थोड़ी जानकारी आपको देता चलता हूँ। आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ, ताकि बाद में भी आप जब पढ़ें तो उसमें एक बार रिवाइज हो जाए और आपको अच्छे समझ में जाए। तो आइडियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस वो गैस होती है जो रियल नहीं होती है। कितनी खराब डेफिनेशन दी, अरे बहुत अच्छी डेफिनेशन दी। आइडियल गैस वो गैस होती है जो रियल नहीं होती, बिकॉज रियल गैस के मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर साइज होता है, रियल गैस के मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन फोर्सेज होते हैं, वो एक दूसरे से टकराते समय आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा सकते हैं। इट्स मीन उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है, जबकि आइडियल गैस के बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। तो वो गैस जिनके मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, जिनके मॉलिक्यूल का पर्टिकुलर कोई साइज नहीं होता, जिनके मॉलिक्यूल में कोई इंटरेक्शन एनर्जी नहीं होती, और ऐसे गैस को कहते हैं आइडियल गैस। और वो गैस पूरी तरह से इस लॉ को फॉलो करते हैं, PV = nRT, PV = nRT, where P is called pressure, PRESSURE pressure, N is called number of moles, number of moles समझ गए होंगे, मात्रा को कहते हैं। V = वॉल्यूम हो गया, R = गैस कांस्टेंट, गैसेस कांस्टेंट। देखो हर बात बता के चल रहा हूँ मैं। T = एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजिंग करेंगे। जैसे कि मान लो अगर हमें ये आइसोथर्मल की बात करें, तो आइसोथर्मल में क्या कहा गया, आइसोथर्मल कहते हैं प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। ये बात अगर आप समझ नहीं पा रहे हो क्या चीज है, तो ये समझने की कोशिश करो कि टेम्परेचर कांस्टेंट लिखा है। देखो प्रूफ कैसे करते हैं। ये क्या लिखा है, डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, dt = 0, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, t = कांस्टेंट, आएंगे है कांस्टेंट। इसका मतलब ये कांस्टेंट के रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। तो ये सारी चीजें क्या बता रही है, ये बता रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है, हीट कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो याद रखेंगे ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि डिफरेंस 0 है।
तो इन्हीं के अकॉर्डिंग अगर मैं इस आइडियल गैस कंडीशन को अगर मैं इसमें यूज करता तो क्या बनती है कंडीशंस, हम उन्हें अच्छे से जानेंगे। ठीक है, ये चीज इस इक्वेशन को जब हम इसमें यूज करेंगे तो क्या होगा, चेंजिंग देखते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हम आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको एडियाबेटिक के बारे में बताऊंगा, फिर इसकी कर्व कंडीशन के बारे में बताऊंगा कि ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर आपके को फेज, बहुत सारी चीजें हैं यार छोटी छोटी, जैसे जैसे मैं पढ़ाने लग जाऊंगा ना तो नई नई चीजें अपने आप आती रहती है। जो हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि मुझे ये पढ़ाना है, पर वैसा हो नहीं पाता। कभी भी मैं सोचता हूँ ये पढ़ाऊंगा पर्टिकुलर, पर पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कहाँ हो जाता हूँ। तो नंबर 1 हमारा था आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने आपको अभी बताया कि इसमें हीट कांस्टेंट नहीं रहेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब क्या है, P इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। तो अब मेरे भाई बात के बताओ, PV इक्वल टू nRT पढ़ा होगा आपने। आइडियल गैस कंडीशन की कहते हैं, आइडियल गैस कंडीशन, आइडियल गैस कंडीशन, आइडियल गैस कंडीशन आपने पढ़ ली, चलो जी बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ क्या है, n गैसों की संख्या कांस्टेंट है, चलो इसे मिटा देते हैं, ये तो आपको पता ही आइडियल गैस कंडीशन है। गैसों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट कांस्टेंट, यहाँ टेम्परेचर भी कांस्टेंट कहते हैं, तो ये पूरी चीज ही कांस्टेंट हो गई। तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। किसके लिए ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होती है, याद रखेंगे। नंबर 2 है एडियाबेटिक इक्वेशन, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, स्लाइटली चेंज। आपको यहाँ पर सिर्फ गामा लगाना है, गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आपका, इसका अपने आप एक जिंदा डेरिवेशन है, बीएससी में लगभग 2-3 पेपर का डेरिवेशन करके हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमारा मुख्य मकसद जो है वो है पूरी तरह से कंपटीशन के नजरिए से देखना। तो कंपटीशन का नजरिया ये कहता है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसकी इक्वेशन ये होती है और आइडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन ये होती है। अगर हम बात करें पीवी डायग्राम की, तो पीवी डायग्राम ये कहता है कि इसका ग्राफ जो होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा और इसका भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ज्यादा डेप्थ के साथ होगा। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। तो मान लीजिए ग्राफ ऑफ ये पीवी इक्वल टू कांस्टेंट का, मैं दोनों का ग्राफ बता रहा हूँ। पहले पीवी इक्वल टू कांस्टेंट का बताऊंगा, फिर पीवी घात गामा का। ठीक है, तो पहले इसका ग्राफ बताते हैं। ग्राफ ऑफ पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ देखेंगे तो ये हो गया ग्राफ। प्रेशर वर्टिकली अप्लाई कर दो तो ये प्रेशर ऊपर से लग गया और वॉल्यूम इधर से लग गया, और ये ऐसे, इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब बात करते हैं पी वर्ग गामा। ग्राफ ऑफ पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ होगा ऐसे। ये अब तुम बोलोगे इसका डेप्थ कैसे दिखाओगे, अपन दिखा देगा, अपन ऐसे दिखा देगा। तुम लोगों को दिखा नहीं दिखा, ये बताओ। दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। ये देखो उससे ज्यादा डेप्थ दिख रहा है। ठीक है, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है पर इसका डेप्थ ज्यादा, वर्टिकल प्रेशर और ये वॉल्यूम इस तरह। ठीक है, तो ये ग्राफ है। कई बार ये पूछ लेता है एडियाबेटिक कर्व का ग्राफ ज्यादा होता है, या अगर पीवी ग्राफ पर नजर डालें तो एडियाबेटिक कर्व का ग्राफ ज्यादा होता है, या फिर आइसोथर्मल ग्राफ कर्व का ग्राफ ज्यादा होता है, ग्राफ आई मीन उससे स्लोप ज्यादा होता है, ये पूछ लेता है। तो साफ साफ दिख रहा है आपको कि इसका ग्राफ स्लोप ज्यादा है। अगर कोई चीज यहाँ रख दो तो लुढ़कती हुई कम तेजी से आएगी, और कोई चीज यहाँ रख दो तो लुढ़कती ज्यादा तेजी से आएगी। यही चीज स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। मैं फिजिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि 2D ग्राफ है, 3D ऑब्जेक्ट को लगाकर विजुअलाइज नहीं किया सकता। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड फिजिकली द मीनिंग ऑफ स्लोप एंड ग्रेडियंट। ओके, तो अब बात करते हैं हम कि इसको हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे कि किसका स्लोप ज्यादा है, और अगर ज्यादा है तो कितने गुना ज्यादा है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल कर्व्स, ये सही है। इस तरीके से हम इसका नाम लिखेंगे, फिर इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन बताता हूँ आपको। यहाँ गया रिलेशन बिटवीन एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल ग्राफ स्लोप या ग्राफ स्लोप। तो इनके स्लोप के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम एडियाबेटिक के लेके चले, आइसोथर्मल के लेके चले। तो आप कोई से भी लेके चले, आपको सबसे पहले करना क्या है, उसके इक्वेशन, जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको जनरल इक्वेशन पता तभी आप आगे चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हें एडियाबेटिक कहा, तो मैं एडियाबेटिक कंडीशन को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, फिर लेके चलूंगा आइसोथर्मल कंडीशन को। तो लिखेंगे वी नो दैट द एडियाबेटिक कंडीशन, बताओ ये एडियाबेटिक कंडीशन क्या होती है। एडियाबेटिक कंडीशन में भाई होती है पीवी की घात गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अगर हम करें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करें तो क्या आएगा,
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करने पर हमें मिलता है पहली बार में पहला बार, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे बाद में दूसरा बार, पहले का डिफरेंशिएशन। नहीं समझ में आया? जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा। ऊपर डिफरेंशिएशन फर्स्ट सेकंड वाला लगा दिया ना, पहली बार फर्स्ट छोड़ दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड छोड़ दिया, पहले का डिफरेंशिएशन। और इसका डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, पावर नीचे गिर गई, पावर में से एक घट गया, पावर नीचे गिर गई, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया, गामा माइनस 1 इंटू डीवी प्लस वी की घात गामा इंटू डीपी इक्वल टू 0। हमें डीपी ओवर डीवी निकालना है ना, तो इस चीज को पूरी चीज को उधर ले जाओ, कितना हो गया वी की घात गामा इंटू डीपी इक्वल टू माइनस के पी इंटू गामा इंटू वी की घात गामा माइनस 1 इंटू डीवी। डीपी ओवर डीवी निकालना तो कितना है, डीपी ओवर डीवी इक्वल टू माइनस के पी इंटू गामा इंटू वी की घात गामा माइनस 1 अपॉन वी की घात गामा, नीचे आ गया तो वी की घात गामा। तो बताइए भाई कितना आ गया, ये आ गया dp ओवर dv इक्वल टू माइनस के p इंटू गामा इंटू वी की घात गामा माइनस 1 अपॉन नीचे है वी की घात गामा, वी की घात गामा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं वी की घात गामा से वी की घात गामा कैंसिल हो गया, तो बच गया dp ओवर dv इक्वल टू माइनस के p इंटू गामा इंटू वी की घात माइनस 1 बचा, वी की घात माइनस 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए जैसे हमने ये लिखा था तब एडियाबेटिक कंडीशन, इसके लिए वी नो दैट, हमने कहा वी नो दैट द एडियाबेटिक कंडीशन, ये हमें पता था, ये क्वेश्चन ला दी। अब दोबारा देखेंगे वी ऑल्सो नो दैट, और हमें क्या पता है दूसरी कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, आइसोथर्मल कंडीशन। तो वी ऑल्सो नो अबाउट द आइसोथर्मल कंडीशन, द आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन क्या होती है भाई, वो होती है पी वी इक्वल टू आर टी कोई कांस्टेंट, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, एक ही बात है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, थोड़ा बहुत नोट भी कर लेना यार, वरना तो पूरे खाली हो जाएगी कॉपी। पी डी वी पहले बार दूसरे डिफरेंशियल प्लस दूसरा बार पहले का डिफरेंशियल डीपी इक्वल टू कांस्टेंट का 0 आ गया। डीपी ओवर डीवी निकालना है, इसको बदल देगा, कितना आ गया वी डीपी इक्वल टू आ गया माइनस के पी डीवी। डीपी ओवर डीवी निकालना है तो क्या हो गया, डीपी ओवर डीवी इक्वल टू माइनस के पी अपॉन वी, नीचे आ गया अपॉन वी। ठीक है, तो माइनस के पी अपॉन वी कैसे लिख सकते हैं, डी पी ओवर डी वी इक्वल टू माइनस के पी अपॉन वी में क्या करा, माइनस के पी और वी ऊपर चला गया -1। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले कर्व का नाम है एडिया और इसका नाम है आइसोथर्मल। तो आप ध्यान से देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को करूँ मैं, तो ये पूरी चीज मैच कर रही है, ये भी और ये भी, सिर्फ गामा बच रहा है। ठीक है, देख लो आप ध्यान से, तो ध्यान से देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को, तो पूरी चीज मैच कर रही है, सिर्फ गामा बच रहा है, तो गामा को छोड़कर पूरी चीज मैच कर रही है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलो मैच करो, कितना आएगा, ये आ जाएगा डीपी ओवर डीवी, डीपी ओवर डीवी एडिया, ठीक, और आ जाएगा गामा टाइम्स ओवर डीपी ओवर डीवी आइसो। इसका मतलब मैंने यहाँ मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया कि एडियाबेटिक कर्व का जो स्लोप होता है वो आइसोथर्मल कर्व के स्लोप का गामा टाइम्स होता है। इसका मतलब डेप्थ ज्यादा होगी, ग्रेडियंट ज्यादा होगा, और इसी के बेसिस पर जो हमने ग्राफ पहले बनाया था वो इसके बेसिस पर था, न कि हवाई फायर कर दिया था। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से नोट करेंगे और हम आगे देखते हैं हमें आगे क्या पढ़ना है। ओके, तो अगला टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। ठीक है, तो ये सब आपने नोट कर लिया होगा, आई होप ये समझ में भी आ गया हो क्या मतलब है। ये गामा क्या चीज है, यहाँ पे गामा को कहते हैं एटोमिसिटी, एटोमिसिटी ऑफ गैसेस, एटोमिसिटी ऑफ गैसेस। इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि आपने नोट कर लिया हो। राइटिंग गंदी है पर एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली गंदी नहीं है, वो थोड़ा जल्दी लिखना पड़ रहा है ना, दैट्स व्हाई गंदा लग रहा है, वरना हमें तो पुरस्कार मिले हुए हैं राइटिंग पर। फैमिलियर होना पड़ेगा आपको बात करने के तरीके से, कि हम जो पढ़ाने वाला है वो किस तरीके का है, ये भी आपको जानना पड़ेगा, और आप जान जाएंगे पढ़ते पढ़ते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार टॉपिक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते किसे हैं, कई बार इक्का दुक्का नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें BHU जैसे एग्जाम्स में आया था कि कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम द गिवन गैसेस, तो वो बहुत ही हल्की चीज़ है। जब क्लासिकल मैकेनिक्स अब नेट लेवल की पढ़ेंगे तब डिग्री ऑफ फ्रीडम थोड़ी सी चैचा पैसा कर दी है, बाकी यहाँ पर कोई रोल नहीं है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज़ है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब फ्रीडम, आज़ादी का डिग्री को कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो डिग्री मिलती है BSc में, डिग्री को हिंदी में डिग्री कहते हैं, आज़ादी की डिग्री है, क्या कह सकते हैं, आज़ादी की कोटी, आज़ादी की कोटी।
आजादी की कोटि का अर्थ यह है कि वो दी गई गैस का मॉलिक्यूल कितने डायमेंशन में फ्रीली मूव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास ये पेन है और ये सीधे सीधे मूव कर रहा है तो हम कहेंगे ये वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, या तो इस तरफ या इस तरफ जाएगा, उसे एक ही एक्सिस कहते हैं। पूरा x प्लस एक्स या माइनस एक्स का हो गया है तो x एक्सिस ही, इसका मतलब 1D इसे कहेंगे। अगर कोई चीज वन डायमेंशन में मूव करे तो उसे 1D कहा जाता है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन इज 1D मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन इज 1D मोशन, 1D मोशन, ठीक है। और अगर दूसरे की बात करें, स्ट्रेट लाइन मतलब एक एक्सिस का अलोंग एनी वन एक्सिस, अलोंग एनी वन एक्सिस, ठीक है। तो अगर मान लो कोई पार्टिकल है और ऐसे मूव कर रहा है, जैसे मान लीजिए साइकिल है और साइकिल जो है वो ऐसे मूव कर रही है सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग इधर की तरफ, तो ये हो गया 1D मोशन, ठीक है। नंबर 2 बात करते हैं, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर 2 डायमेंशन के अलोंग मोशन हो रहा है तो उसे कहते हैं 2D मोशन। If any object, if motion of the particle is such that two axes, any two axes are variable, any two axes are variables, अगर ऐसा है कि अगर दो एक्सिस वेरिएबल हैं then it will call 2D motion, then it will call 2D मोशन, 2D मोशन। एग्जाम्पल ले लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको भी पता है दो डायमेंशन मूव करने लग जाती हैं, तो ये हो गया आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हो गया 2D मोशन। तो ये 1D मोशन है, ये 2D मोशन है, और एक आता है 3D मोशन। 3D मोशन में जैसे कि if 3 coordinates are, if all the 3 coordinates, अच्छा जनरलाइज कितने कोऑर्डिनेट हो आपने पढ़े होंगे, कार्टेशियन में जनरल कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, कार्टेशियन में 3 कोऑर्डिनेट होते हैं x y z। तो यहाँ पर इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स आर वेरिएबल, इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स आर वेरिएबल देन इट विल कॉल 3D मोशन, 3D मोशन। जैसे कि आप यहाँ पे मधुमक्खी बना दे रहा हूँ मैं, ये मधुमक्खी हो गई, तितली, मधुमक्खी बना दीजिए, तितली बना दीजिए, या बना दीजिए ये कुछ भी बना लीजिए ना, तो ये रैंडमली मूव कर रही है, तो ये जो होगा 3D मोशन। आप काइट भी ले सकते हैं, काइट भी 3D मोशन का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाह रहा था, मैं कहना ही चाह रहा था कि मोशन को आपको पता होना चाहिए कि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा 1D है, कौन सा 2D है, कौन सा 3D है। अगर कार्टेशियन स्पेस या किसी भी स्पेस का एक कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है तो उस स्पेस के रिस्पेक्ट में उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी, और अगर वो 2 कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे हैं तो 2D हो गया, और 3 कोऑर्डिनेट वेरी करेंगे तो 3 हो गए। इसका मतलब कितनी डायमेंशन में वो फ्रीली मूव कर सकता है, फ्रीली मोशन कर सकता है, वो कहलाएगी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, ठीक है। इसे मिटा देते हैं अच्छे से, और गैसेस मॉलिक्यूल के लिए इस चीज को डिस्कस करते हैं बहुत ही बारीकी से, ठीक है। तो आप जरा, मैं इसको डेफिनेशन, ये तो मैं सब आपको बस बताना चाह रहा था कि किस कैसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब गैसेस मॉलिक्यूल के लिए समझते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ डायमेंशंस वेयर द गैसेस मॉलिक्यूल कैन फ्रीली मूव, तो उसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ डायमेंशन वेयर द गैसेस मॉलिक्यूल कैन फ्रीली मूव, द नंबर ऑफ डायमेंशन वेयर द गैसेस मॉलिक्यूल कैन फ्रीली मूव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम of that molecule. For example, number 1, monoatomic molecule. For monoatomic molecule का एग्जांपल देगा कोई भाई? मोनोएटमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लीजिए जो आपस में नहीं जुड़ते हैं, जैसे कि पूरा आपका आप ले लीजिए जो आपका वो वाली गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं जिन्हें कहते हैं इनर्ट गैसेस, तो वो आपका मोनोएटमिक गैस हो गया। तो मोनोएटमिक गैस के मॉलिक्यूल जैसे मानो मैंने ज़ीनॉन ले लिया, H2 बनता है क्या? नहीं बनता। तो ज़ीनॉन मैंने गैस ले लिया, कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, रैंडम ले लीजिए जो मोनोएटमिक गैस हो, उस मोनोएटमिक गैस के मॉलिक्यूल कहाँ मूव कर सकते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से वो मोनोएटमिक गैस का मॉलिक्यूल अगर यहाँ रखा है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश अगर वो करेगा तो रैंडमली वो कहीं भी मूव कर सकता है, और कहीं भी का मतलब होता है 3 जो फंडामेंटल एक्सिस हैं उनके अकॉर्डिंग वो मूव कर सकता है।
तो 3 डायमेंशन में फ्रीली मूव कर सकता है। इसका मतलब कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। मोनो एटॉमिक गैस कैन मूव इन ऑल 3 डायरेक्शंस, या डायमेंशन भी कह सकते हैं, सो जेड, सो इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। बहुत सिंपल है, ऐसे समझ लीजिए आप। ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई जेड मॉलिक्यूल। यहाँ था, हमने पूछा किधर जाओगे, बोले तुम्हारे पिताजी का क्या जाता है, हम कहीं भी जा सकते हैं। बोले कहीं भी जा सकते हैं, इसका मतलब आप तो 3 दिशा में जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अगर आप कहीं भी जाएं तो भी आप ज्यादा से ज्यादा 3 ही दिशा में जा सकते हैं, जो निर्धारित करती हैं कि आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। तो मोनो एटॉमिक गैस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3 होती है। तो अगर आप कोई भी गैसेस देखते हैं जिसके यहाँ पर 2 लिखा हुआ नहीं है, जैसे कि ऑक्सीजन में O2 लिखा होता है, या 2 तो नहीं लिखा है ना, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 3 होती है, याद रखेंगे। तो हम बात करते हैं डायटोमिक गैस के लिए। डायटोमिक गैस का बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है फॉर डायटोमिक गैस। अच्छा, आपके साथ डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, जरा सोच के बताइए। तो ये आ गया नंबर 2 फॉर डायटोमिक गैस, फॉर डायटोमिक गैस। ठीक, डायटोमिक गैस का एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल होते हैं इसके, O2 ले लीजिए, N2 ले लीजिए, Cl2 ले लीजिए, ये सब क्या होते हैं, डायटोमिक गैस होते हैं। तो ये डायटोमिक गैस कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं भाई, तो डायरेक्शन तो 3 ही होती है, इससे ज्यादा क्या हो सकते हैं भाई, डायरेक्शन 3 हो सकती है, पर मोशन तो 3 टाइप की नहीं हो सकती। मोशन रोटेशनल हो सकती है, वाइब्रेशनल हो सकती है, ऑसिलेटरी हो सकती है। तो अलग अलग टाइप के मोशंस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग डायमेंशंस भी चेंज हो जाती हैं, इसलिए हम उनको अदर्स में काउंट करते हैं कि वो ज्यादा डायमेंशन में मूव करेंगे। जैसे कि रोटेशन अगर मोशन करने लग गया तो उसके पास एक पर्सनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, जो एक पर्सनल डायरेक्शन से या डायमेंशन से एसोसिएटेड होगी। तो वहां पर हमें इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा डायमेंशन, एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्लूड करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ में आ जाता है। तो फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल तो कितने डायमेंशन मूव कर सकते हैं, the diatomic molecule can move in all the 3 dimension. Besides it can rotate over the x axis and y axis also. देखो समझेंगे। For example, diatomic molecule, the diatomic molecule can move in all 3 directions, x, y, z. Besides it, इसके अलावा it can rotate about x axis and y axis। समझेंगे, ये आपका फंडामेंटल आपका जो है वो बनाना पड़ेगा हमें इसी को समझने के लिए। और आपको मैं ये भी बताऊंगा, यहाँ पर देखो समझने की कोशिश करना, बहुत बारीकी समझोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि मैंने z axis क्यों नहीं लिखा। मैंने कहा the diatomic molecule can move in all the 3 dimensions x, y, z, and it can rotate about x axis and y axis also. And now we'll describe it by the representation of graphical representation. हम समझाएंगे इसे डायग्राम के जरिए, डायग्रामेटिकली। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंडामेंटल आपको बनाना पड़ेगा फ्रेम, जिसके अंदर एक्स वाई जेड एक्सिस दिख रहे हो। तो ये आपके पास एक्स वाई जेड एक्सिस का फंडामेंटल फ्रेम है। तो इसको मैंने क्या कहा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रोटेट करेगा। तो इसे मान लिया एक्स एक्सिस, इसे मान लिया वाई एक्सिस, इसे मान लिया जेड एक्सिस। ठीक है, तो अब हमें रखना कैसे, हमें रखना है मॉलिक्यूल ऐसे। ये आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ज्यादा दूर लग रहे हैं, बॉन्ड लेंथ ज्यादा लग रही है तो पास कर लो। ठीक है, ये आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो मैंने ये कहा था कि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है, जिसे O2 कह रहे हो या N2 कह रहे हो, Cl2 कह रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, वो फ्रीली एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, वो फ्रीली वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है। तो मेरे भाई 3 तो उसकी हो गई, तो लिख देते हैं 3 तो चलो हो गई। और वो रोटेट भी कर सकता है। देखो वाई एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकता है और एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकता है। इसका मतलब 3 + 2 = 5 के अंतर्गत 3 तो है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और 2 हैं रोटेशनल ROTATIONL, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि मेरे भाई जब इसे रोटेट करोगे आप, तो ये बॉन्ड लेंथ अगर इसकी L मान लूं मैं, अगर बॉन्ड लेंथ को मैं L मान लूं, तो रोटेट करते समय जो रोटेशनल रेडियस ऑफ गायरेशन होगी वो यहाँ पर L/2 होगी। कोई संदेह? नो डाउट L/2 होगी जब ऐसे रोटेट करेगा।
जब कोई सिस्टम है ऐसा रोटेट करेगा, मार्कर ही है ऐसा रोटेट कर रहा है, तो अगर इसकी पूरी लेंथ L है तो आधी लेंथ बॉन्ड लेंथ L/2 नहीं हो जाएगी? विचार, मैं आपको एक एग्जांपल और दे सकता हूँ। मान लीजिए डस्टर है मेरे पास, ठीक है, अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, प्रकार है मेरे पास, पेन है, राइटोमीटर के जरिए आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये ऐसे मूव कर रहा है, ज़्यादा एग्जांपल देने में टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो अगर इसकी पूरी लेंथ L है तो जब रोटेट करेगा तो रोटेशनल रेडियस जो है, रेडियस ऑफ गायरेशन भी कहते हैं, वो कितनी होगी? वो होगी L/2। देखो आप समझ रहे हो इस बात को? हाँ, अब घुमा ना, ये घुमा आप, तो इस समय ये जो रेडियस होगी वो L/2 होगी। बिल्कुल सही बात है। ऐसे समय रेडियस मैं थोड़ा सा रख देता हूँ साइड में, आप समझना है। जब ये ऐसे घूम रहा है तो रेडियस कितनी होगी? L/2। बिल्कुल समझ में आ रही है? तो वाई एक्सिस क्या मैंने घुमा दिया L/2, ठीक है, घूम जा, हाँ ऐसे L/2 होगी। समझ में आ गया? बात समझ में आ गई। अब ये चीज इस एक्सिस का हम देखते हैं, तो ये सिस्टम ऐसे रखा हुआ है, मतलब ये ऐसे रखा हुआ है, L/2 घुमा लिया था मैंने ऐसे करके। अब क्या करना है, हमें इसके अबाउट घुमाना है। तो इसके अबाउट जब ऐसे घुमाऊंगा मॉलिक्यूल को, तब भी देखो ये डायमेंशन L/2 ही रहेगी। अगर मैं ऐसे भी घुमाऊं तो कितनी रहेगी? ये देखो L/2 रहेगी। तो मैंने इसके अबाउट घुमाया तो इसके जो रोटेशन रेडियस ऑफ गायरेशन है वो L/2 रहेगी। लेकिन अगर मैं इसके अबाउट घुमाऊं तो भाई ये मॉलिक्यूल जो है वो इसी पर रखा हुआ है। आप देख सकते हो ये मॉलिक्यूल इस एक्सिस पर रखा हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल इस एक्सिस पर ऐसे रखा हुआ है। तो इस एक्सिस पर जो चीज रखी हुई है उसके अबाउट कैसे घूम सकती है? ये चीज अगर ऐसे रखी हुई है तो इसके अबाउट कैसे घूम सकती है? और अगर इसके अबाउट धोखे से भी आपने घुमा दी ऐसे करके, तो उस घूमने के दौरान आप महसूस भी कर सकते कि रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी छोटी होगी। इसका मतलब इस दौरान अगर वो घूमेगा, मैं आपको एक मार्कर से एग्जांपल देता हूँ, अगर वो इस दौरान घूमेगा तो घूमते समय उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन जो होगी, आप विजुलाइज करके देखिए, वो इस मॉलिक्यूल की एटॉमिक रेडियस के बराबर होगी। आप समझ रहे हैं बात को? वो इस मॉलिक्यूल की एटॉमिक रेडियस के बराबर होगी जब ये घूमेगा तो। और अगर एटॉमिक, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ मार्कर के जरिए, ये मान लीजिए मॉलिक्यूल की एटॉमिक रेडियस है, तो ये मान लीजिए स्मॉल r है, इसके बराबर होगी। जब एटॉमिक रेडियस के बराबर होगी तो वहाँ I = mr² क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है। मैं आपको पूरा रोल बताता हूँ चल क्या रहा है। पूरा रोल ये है, पहले मैं आपको पूरा रोल बताता हूँ, इसके बाद ये, इससे पहले आप जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं तो वहाँ आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या आता है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में आप खेल बताता है कि डायमेंशन और डिग्री ऑफ फ्रीडम का खेल जो वो एनर्जी का है, और जब रोटेट करते हैं तो एनर्जी होती है 1/2 I ω²। मतलब रोल रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और वो होता है I = mr²। रेडियस ऑफ गायरेशन ही खत्म हो जाएगी, बहुत कम होगी कंपैरेटिवली बाकी डायमेंशंस के, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत कम होगा कंपैरेटिवली बाकी डायमेंशन के, तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम होगी कंपैरेटिवली तो बाकी डायमेंशन के, तो उसे नेग्लेक्ट ही कर देंगे कंपैरेटिवली टू बाकी डायमेंशन के। इसलिए 3 तो 5 रह जाती हैं। बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया हमने। बहरहाल 2 डायमेंशन की 5 होती हैं। थक गए? नहीं थके, दर क्या आगे ठीक है, थकान क्या आगे ठीक है। तो मैंने आपको कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश करी कि 2 डायमेंशनल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो 5 होती हैं, और अगर आप इसमें जबरदस्ती खुजाकर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, यहाँ नोट करके लिखेंगे रिमार्क, बहुत अच्छी चीज है। इफ यू राइज द टेम्परेचर, इफ यू राइज द टेम्परेचर, राइज माने बढ़ाना, राइज द टेम्परेचर of diatomic molecule, diatomic molecules, its degree of freedom becomes 7। तो ये आप और समझेंगे कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 तो होती हैं, लेकिन जब आप इसका तापमान बढ़ाते हैं तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 से 7 हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल मोड की भी ऐड हो जाती हैं, क्योंकि मोशन कई टाइप की हो सकती है, रोटेशनल भी, ट्रांसलेशन भी और वाइब्रेशनल भी। तो अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो याद रखना है आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती हैं, और जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी 5 होती हैं, लेकिन जब आप टेम्परेचर राइज करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाती है। तो नोट कर लिया, वो मिटा देते हैं इसे। अब बात करते हैं ट्राइडायमिक मॉलिक्यूल के बारे में। बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ ना मैं आज, कोई बात नहीं है, स्टार्टिंग टॉपिक है, ज्यादा ज्यादा डिस्कस कर लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो तुम्हें लगेगा थर्मोडायनामिक्स इजी है, तो तुम थोड़ा अच्छे से पढ़ लोगे। दिस इज ऑल द रीजन बिहाइंड इट। तो बात करते हैं हम, और डाई की जगह ट्राई कर लो इसे, और कुछ नहीं करना, ट्राई। ओके, तो ट्राइडायमिक मॉलिक्यूल, गिर जाओ, गिर जा, नहीं गिर जाओ, मत गिर भाई।
ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है भाई। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे ओजोन, जैसे कि ओजोन या NH3 ज्यादा हो गया, टेट्रा मॉलिक्यूल हो गया, जैसे कि क्या ले सकता हूँ बिल्कुल ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जांपल नहीं मिल रहा, CCl2 HCl2, जिसने भी 3 मॉलिक्यूल आपको दिखे उसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। किसका ZnCl2 ले लीजिए, ZnCl2, ठीक है, ये होमो और हेट्रो है और कुछ नहीं। हाँ, होमो मॉलिक्यूल मतलब एक जैसे हैं और हेट्रो में तो अलग अलग। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में वो पूरा मॉलिक्यूल का जो सेट है जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं जिनसे मिलकर वो मॉलिक्यूल बना है, वो तीनों डायमेंशन में मूव कर सकता है। द ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल can move in all the three dimension x, y, z. So the translational degree of freedom is 3, and it also can rotate about all three axes. So its rotational degree of freedom is 3. So finally ज्यादा छोड़ दो, 3 + 3 = 6, तो 6 होती हैं इसमें। और मैंने ये मान लिया कि ये है आपका x, ये है आपका y, ये है आपका z, और ये मॉलिक्यूल रखा है ट्राइएटॉमिक, ऐसे और ऐसे। तो ये इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है। तो 3 तो हो गए, 3 + 3 = 6 के अंदर 3 हो गए ट्रांसलेशनल और 3 हो गए रोटेशनल, रोटेशनल, ठीक है। तो ये ऐसा रोटेट भी कर सकता है और ये रोटेट भी कर सकता है, इसकी पर्टिकुलर एक बॉन्ड लेंथ होगी और ये रोटेट भी कर सकता है। तो ये सब हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ा, और इसके बाद हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और जिसको ये चीज़ भारी लग रही है उसको मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। पहले आप मेरे साथ रिवाइज करेंगे कि मोनो एटॉमिक के लिए कितना होता है। पहले मिटाते हैं क्या? पहले मिटाते हैं फिर लिखते हैं। चलो पहले बताइए मोनो एटॉमिक के लिए कितना होता है। मोनो एटॉमिक के लिए होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डाई एटॉमिक के लिए होता है 5, ट्राई एटॉमिक के लिए होता है 6। इसको अगर हम ट्रिक से देखें तो ट्रिक कितना कहेगा, ट्रिक ये कहते हैं, देखो कैसे 6 वाला मिटा दिया मैंने, लिख देता हूँ यहाँ पे ट्राई एटॉमिक 6। देखो वैसे तो तुम लोग याद कर सकते हो, अगर याद नहीं कर सकते हो तब की बात है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। तो रिमार्क देखेंगे इसका और समझने की कोशिश करेंगे। रिमार्क ये कहता है द डिग्री ऑफ फ्रीडम, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम F = 3n - k फॉर्मूला होता है इसका, जहां n होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और k होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स कह दो या रेस्ट्रिक्शंस कह दो, या कह सकते हैं आप कंस्ट्रेंट। एग्जाम्पल के लिए मोनो देखो ध्यान समझेंगे, ये फॉर्मूला आपको समझना है, याद रखना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम F = होता है 3n - k। डिग्री ऑफ फ्रीडम F = होता है 3n - k। 3n - k में n होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, k होता है रेस्ट्रिक्शन या नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए लेंगे एग्जांपल फॉर मोनो एटॉमिक, फॉर डायटोमिक, फॉर ट्राइएटॉमिक। तो आप जरा मुझे सोच के बताओ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल हैं भाई साहब? एक मॉलिक्यूल है तो F = 3 × 1। कितने बॉन्ड देख रहे हैं? कोई बॉन्ड का मतलब ही नहीं, मतलब 0 कितना आ गया? 3 आ गया। डायटोमिक मॉलिक्यूल को अगर आप O2 को देखें तो O2 में कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं, तो आएगा 3 × 2। बात को समझे, ऐसा मान लो O2 है, ये है ना, ठीक है, बॉन्ड ये 2 मत गिन लेना, ठीक। रीजन है क्यों 2 मत गिने, रेस्ट्रिक्शन मतलब कि ये पूरा एक ही गिना जाएगा। कैसे बताऊं मैं आपको, ये ऐसे गिना जाएगा कि दोनों को दूर जाने से कौन रोक रहा है, ये पूरा एक बॉन्ड रोक रहा है,
ये पूरा एक तरीके से बंधे हुए हैं, एक रस्सी से बंधे हुए हैं, इसलिए एक ही काउंट होगा। रेस्ट्रिक्शन मैंने इसलिए दूसरा नाम दिया, जैसे बॉन्ड का, रेस्ट्रिक्शन का, कंस्ट्रेंट का है, जो एक डायमेंशन से जाने को रोक रहा है। अगर मैंने O2 को ऐसे लिख रखा है, इसका मतलब अगर ये बॉन्ड ना होता तो ये पूरी तरह से एक ही डायमेंशन, मतलब एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम को रोक रहा है। और ये देखो, आप एक लगाओ या दो लगाओ, रोक रहा है एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम को, इसलिए यहाँ पर ये जो होगा एक जुड़ेगा। अगर ओजोन की बात करें तो मैं आपको बता दूंगा, पहले आप इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना है, नंबर 3 इंटू नंबर मॉलिक्यूल 2 माइनस ये कितना 1, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5 आ गया। और ट्राइडल मॉलिक्यूल के लिखेंगे F इक्वल टू 3 इंटू ट्राइडल मॉलिक्यूल। ओजोन ले लीजिए, ओजोन में कैसे दिखाएंगे, ऐसे तो दिखाते हैं ओजोन मॉलिक्यूल। कितने बॉन्ड है, 1 2 3, इसे कंस्टेंट भी कहते हैं, तो 3 नंबर मॉलिक्यूल 3 माइनस कंस्टेंट की वैल्यू 3, तो हो गया 3 3 9, 9 में से 3 गया 6। पर नहीं समझ में आ रहा तो फिर देखेंगे आप, और ट्रायंगल मॉलिक्यूल F इक्वल टू 3n माइनस के 3 इंटू n नंबर मॉलिक्यूल ट्रायंगल मॉलिक्यूल 3 होगा, माइनस के की वैल्यू नंबर कांस्टेंट 3 है, तो 3 3 9, 9 माइनस 3, 9 में 3 6। तो ये फॉर्मूला एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, जिसके जरिए आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी गैस के। ठीक, तो मैं मिटा देता हूँ इसे। इसको बिल्कुल भी नहीं सोचना यार ये एक बॉन्ड काउंट क्यों होगा, इसका बहुत सारे रीजन और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप खुद सोचिए, अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ दूँ, ये बॉन्ड तोड़ दूँ, तो कहाँ जाएंगे मॉलिक्यूल, दूर दूर जाएंगे। अगर ये इस बॉन्ड से पूछूं, ऊपर वाले बॉन्ड से कि आप कहाँ जाने से रोक रहे हैं, तो वो बोलेगा मैं भी इसी तरफ जाने से रोक रहा हूँ। दूसरे वाले बॉन्ड से पूछूं आप कहाँ जाने से रोक रहे हैं, तो बोला मैं भी इसी तरफ जाने से रोक रहा हूँ। तो दोनों का रोल एक ही काम है, तो दोनों को एक नहीं काउंट किया जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बाहर बॉन्ड वहाँ भी दो देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में, कि क्या होती है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। ओके, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बहुत ही सिंपल है। इक्यू माने समान रूप से, इक्वल इक्वल, समान रूप से, इक्वल इक्वल, इक्वल इक्वल, पार्टीशन मतलब बांट दो, बांट दो। उदाहरण के तौर पर जब कभी किसी घर में छोटे बच्चों में, जो गरीब परिवार होते हैं, गरीब भी नहीं कहने का, मध्यम वर्ग से थोड़े नीचे वाले, मतलब मध्यम वर्ग माइनस अपसारण जो होते हैं, वो वाले परिवार जो होते हैं, उनमें क्या होता है, अक्सर देखने में थोड़ी बहुत लड़ाई मिलती है, कोई चीज़ आ जाती है, तो बच्चा कहता है मैं ज़्यादा लूँगा, मम वो बड़ा वाला कहता है कि मैं ज़्यादा लूँगा, तो उनकी माँ आती है, बड़ा मैं तुम्हारे बराबर बराबर बांट दूंगी, इतना हिस्सा तेरा है, इतना हिस्सा तेरा। वैसे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है, जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, वो माँ है, और वो आपको जो मॉलिक्यूल है उसे बताएगी कि तेरी जो एनर्जी है वो कहाँ कहाँ बटी हुई है, और किन किन डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी कितनी बांटनी पड़ेगी। तो ये बताती है कौन, जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है। तो ये बताता है कि बांटना कैसे है। इसके अकॉर्डिंग ये रूल ये कहता है कि आपको याद रखिए, जो एवरेज एनर्जी है, जो एनर्जी है, औसतन का मतलब क्या होता है, पहले आप एवरेज को समझिए। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, समझ में आ जाए, कोई बात नहीं, फायदेमंद। देखो मेरा ज़्यादा बोलना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, नुकसान बस मुझे करेगा कि डेटा MB खर्च होती है अपलोडिंग में, बाकी कोई दिक्कत नहीं। एवरेज की बात करते हैं ताकि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। अगर मैं बात करूँ किसी क्रिकेट मैच के दौरान सभी प्लेयर, कितने प्लेयर होते हैं यार क्रिकेट में, कुछ और गेम ले लेते हैं, चेस ले लेते हैं ना, चेस में फिर बंदे, चलो चेस ही ले लेते हैं। चेस में ABCD 4 बंदे हैं, और एक ने 10 बनाए पॉइंट, एक ने 5 पॉइंट बनाए, एक ने 6। क्रिकेट में बंदे ज़्यादा होते हैं ना, फिर एग्जाम्पल बड़ा हो जाता है। एक ने 5 बनाए, एक ने 10 बनाए, एक ने 3 बनाए, और एक ने 2 बनाए। ठीक है, आप टोटल नंबर जोड़ो तो पॉइंट कितना आ गए, टोटल पॉइंट आ गए 10 5 15, 15 3 18 और 2 20 पॉइंट आ गए। और बंदे से डिवाइड कर दो 4 4 5 20। इसका मतलब अगर 5 5 भी बनाते तो बंदों पॉइंट 20 ही बनते। यही तो है एवरेज का मतलब। एवरेज का मतलब समझो, अगर किसी गेम में हम एवरेज को देख रहे हैं, एवरेज रन रेट को देख रहे हैं, तो इसका मतलब हर बंदा कितना रन बनाता तो कि उतना बन जाता। उसी प्रकार चेस के गेम में अगर मैं 10 नंबर बनाए, इसने 5 नंबर बनाए, इसने 3 नंबर बनाए, इसने 2 नंबर बनाए, ऑल एन एवरेज देखूंगा तो 5 5 5 नंबर अगर ये बनाते तो तब भी इनके 20 ही नंबर होते। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है, अगर कोई मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मान लो आपके पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर आप देखें तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा कि एनर्जी जो एसोसिएटेड हो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम से मूव करेगी, एसोसिएटेड होगी। ये देखने के लिए आप देखेंगे पहले कि वो कितने डायमेंशन में मूव कर सकता है। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल X में भी जा सकता है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल Y में भी जा सकता है, Y में भी जा सकता है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल Z में भी जा सकता है। ठीक है, Z इधर कर लो, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल Z में भी जा सकता है। ठीक,
तो अगर तीनों डायमेंशन में जा सकता है ये, तो इसका मतलब एनर्जी जो है 3 डायमेंशन में बटी हुई होगी। और अगर एवरेज एनर्जी को कहूँ मैं, जैसे कि मान लो ये एनर्जी है, ठीक है, 3 डायमेंशन में बटी हुई, मतलब एनर्जी इन एक्स डायमेंशन प्लस एनर्जी इन वाई डायमेंशन प्लस एनर्जी इन जेड डायमेंशन, इस तरीके से तीनों डायमेंशन में बटी होगी और इक्वल बटी होगी। मतलब ये सारे डायमेंशन में होगा, एनर्जी आपस में बटी हुई होंगी इक्वल। यही डिग्री ऑफ फ्रीडम कहता है। इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है केवीटी बाई 2, केवीटी बाई 2। तो ये होती है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि किसी भी डायनामिक या थर्मोडायनामिक सिस्टम जो गैस मॉलिक्यूल है उससे एसोसिएटेड एवरेज एनर्जी जो है उसकी तमाम डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक समान रूप से बटी रहती है। ठीक है, टोटल एनर्जी कह सकते हैं, ऊपर एवरेज रूप से बटी रहती है। तो मैं इसका जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम is equally divided into its every degree of freedom और ऐसे भी कह सकते हैं the energy associated with every degree of freedom of any system is KBT by 2। उसको अगर सेंटेंस फॉर्म में अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिखेंगे कि किसी भी गैसेस सिस्टम की प्रत्येक जो डायमेंशन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसके हर डायमेंशन KBT by 2 एनर्जी एसोसिएटेड होती है। इट्स मीन कैसे लिखेंगे सेंटेंस फॉर्म में, इसे लिखेंगे द एनर्जी KBT by 2 इज एसोसिएटेड विद एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एनी गैसेस सिस्टम। बिल्कुल सही। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, पहले से पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज इक्वली डिवाइडेड इनटू इट्स डिग्री, एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। और कह सकते हैं द एनर्जी KBT by 2 इज एसोसिएटेड with every degree of freedom of the molecule एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई मोनो एटॉमिक गैस के लिए देखना है आपको, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, फिर पढ़ लेते हैं। The energy KBT by 2 is associated with every degree of freedom of the molecule। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर मोनो मोलिक्यूल, फॉर मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल की अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो मोनो एटॉमिक मोलिक्यूल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है इसकी कितनी होती है? वो होती है 3 होती है। ठीक, तो 3 होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे? एनर्जी इसके लिखा जाएगी ऐसे, E = 1/2 m v स्क्वायर x डायरेक्शन में 1/2 m v y स्क्वायर प्लस 1/2 m v z स्क्वायर। तो अगर इसमें एवरेज फॉर्म में लिखा जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 एक डायमेंशन में KBT प्लस 1/2 दूसरे डायमेंशन में KBT प्लस 1/2 तीसरे डायमेंशन में KBT। तो ये हो जाएगा 3 KBT। कितना हो जाएगा? 3/2 KBT। ठीक, ये मोनो एटॉमिक सिस्टम के लिए आपका जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, एसोसिएटेड एनर्जी आपका। अगर मोनोएटॉमिक सिस्टम के लिए आपको, कोई भी मोनोएटॉमिक सिस्टम है उसके लिए आपको स्पेसिफिक हीट भी निकालनी है तो DU/T जो है स्पेसिफिक हीट होती है। तो अभी आपको समझ में आ जाएगी, फिर याद आ जाता है। थोड़ा डेरिवेशन इसके नीचे कर दे रहा हूँ मैं। मान लिया आपके पास कोई सिस्टम है जिसके अंदर कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं। कैपिटल मतलब अवोगाद्रो संख्या के 1 मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं और इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है F है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को कैसे यूज कर सकते हैं उस चीज को मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि मान लिया हमारे पास एक सिस्टम है जिसकी जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम स्मॉल f है। ओके, लेट वी हैव अ सिस्टम
we have a system with 1 mole of ideal gas, suppose the degree of freedom of the gas is small f, then according to law of equipartition of energy, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या कहता है, एनर्जी जो होती है वो होती है 1/2 और केवीटी एसोसिएटेड होती है, ठीक। बट देयर आर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड कैपिटल मॉलिक्यूल, सो टोटल एनर्जी विल बी, कैसे दिखाएंगे, U इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर दिया केवीटी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई स्मॉल एन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या बनेगा, ये हो जाएगा du/dt इक्वल टू 1/2 f kb, टी तो चला गया, स्मॉल एन बचा। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर n के को ही r कहते हैं, r इक्वल टू होता है m kb, जहाँ kb होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और n होता है अवोगाद्रो संख्या, यहाँ n को हम ठीक करते हैं kb स्मॉल कैपिटल N, ठीक है। ध्यान से देखो यार, डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो टी तो चला जाएगा, 1/2 रहेगा, f का f रहेगा, kb का kb रहेगा, टी तो चला गया, कैपिटल N बचेगा, कैपिटल N बच गया। तो बताओ कितना बच गया, ये बच गया d/dt और इक्वल टू 1/2 f, राइटिंग गंदी आती है, अभी देखते हैं, बताओ कितना बचा, ये बच गया du/dt बराबर बचा du/dt बराबर 1/2 f और n के भी वो कहते हैं कैपिटल R, गैस कांस्टेंट R, इसे कहते हैं CV, स्पेसिफिक हीट CV, 1/2 f इंटू R। इक्वेशन नंबर, ये आपको याद रखना है, स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है du/dt। वी नो दैट मेयर फॉर्मूला क्या होता है, मेयर्स फॉर्मूला, अगर आपने 12th करी होगी, सच में 11th, तो आपको पता होगा मेयर फॉर्मूला क्या होता है CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, बिल्कुल सही बात है। तो आपको क्या करना है, CV की वैल्यू रखनी है, क्या करनी है, CV की वैल्यू रखनी है। अगर आप ये रखना नहीं चाहते तो क्या किया, CV कॉमन ले लीजिए, कितना है, CV ब्रैकेट में आ गया CP/CV -1 इक्वल टू R, CV की वैल्यू यहाँ रखो, कितनी है 1/2 f इंटू R, और ये हो गया CP/CV को कहते हैं गामा -1 इक्वल टू R, R से R कैंसिल, इधर का मिटा देता हूँ, बताओ भाई कितना बच गया 1/2 f गामा -1 इक्वल टू 1, 2 तो चला गया यहाँ पर, तो बचा f गामा -1 इक्वल टू 2, तो गामा -1 आ गया 2/f, गामा इक्वल टू आ गया, इसको उधर ले जाओ 2/f प्लस 1, गामा इक्वल टू आ गया 1 + 2/f, इसे ही कहते हैं एटॉमिसिटी। दिस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी ऑफ गैस, it depends over degree of freedom पर डिपेंड करती है एटॉमिसिटी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर गामा की वैल्यू पूछी जा रही है अलग अलग गैसों के लिए तो कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाया है, तो आप उसके बेस पर मुझे निकाल के बताएंगे। पहले आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लीजिए। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है गामा इक्वल टू 1 + 2/f, गामा इक्वल टू 1 + 2/f। जब गामा इक्वल टू 1 + 2/f है तो नंबर 1 मोनो एटॉमिक गैस के लिए निकाल के बताओ कैसे निकालेंगे, मोनो साफ करके देखता हूँ, नंबर 1 निकालिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए कैसे निकालेंगे, नंबर 1
फॉर मोनो एटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक गैस। मोनो गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3 होती है। रखो कितना है गामा इक्वल टू 1 + 2 अपॉन एफ की वैल्यू 3 है। चलो आराम से रखेंगे, 1 + 2 अपॉन एफ की वैल्यू 3 है। 3 से डिवाइड करो कितना आएगा? पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 3 संग 18 है, 19 20 2 बचा, फिर पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 3 संग 18 है, मतलब आ गया 1.66। इतना होता है मोनोएटॉमिक गैस की गामा की वैल्यू 2। और डायटोमिक गैस, फॉर डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस के लिए एफ की वैल्यू कितनी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5 होती है। अभी बताता है गामा स्क्वायर कितना है? 1 + 2 अपॉन 5। ऐसे लिख देता हूँ, चलो एफ 1 + 2 अपॉन 5, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 5 चौक 20, 1.4। आगे लिखते हैं तीसरा, फॉर डायटोमिक नहीं फॉर ट्राइटोमिक। फॉर ट्राइटोमिक गैस कितना होगा? ट्राइटोमिक गैस, ट्राइटोमिक गैस कितनी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम? एफ होती है 6 होती है, तो कितना होगा? गामा इक्वल टू 1 + 2 अपॉन एफ। एफ की वैल्यू कितनी होगी? 1 प्लस कितना हुआ? 2 अपॉन 6, 2 2 2 3 6 कितना है? 1 + 1 अपॉन 3, 10 लगा 0 लगा 3 3 9, बचेगा ना 0 3 3 9 3 9 कितना है? 1.33, 1.33 याद रखेंगे इसे भी। तो ये सब गामा की वैल्यूज हैं जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। कई बार स्पेसिफिक हीट इस चक्कर में फंस जाती है, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आर अपन गामा में स्पेसिफिक हीट, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है? Cp - Cv = R होता है। अगर मुझे Cp निकालना है तो वो कॉमन ले लूँगा, गामा में अभी बताता हूँ मैं आपको क्या पंगा है। ये नोट कर लिया, मान लिया आपने नोट कर लिया, ओके। अगर किसी सवाल के अंतर्गत, मैं आपको समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर किसी सवाल के अंतर्गत आपको बोला है मोनोएटॉमिक गैस की स्पेसिफिक हीट यूज करनी है, मोनोएटॉमिक गैस, समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर किसी सवाल के अंतर्गत आपको मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस या ट्राइएटॉमिक गैस की स्पेसिफिक हीट को यूज करने जैसी कंडीशन बन रही है, लेकिन आपको दिया नहीं गया है, तो उसका हक है ना देना। उसका हक है ना देना, क्योंकि हम निकाल सकते हैं मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस और ट्राइएटॉमिक गैस की स्पेसिफिक हीट। देखो आपको निकाल के रखता हूँ। नंबर 1, स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस। तो बताओ मोनोएटॉमिक गैस की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? पहला फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए, Cv - Cv = R। तो आप Cv कॉमन ले लो, कितना बचा? Cp अपॉन Cv - 1 = R। Cv इसको कहते हैं गामा, गामा - 1 = R। Cv = कितना आ गया? इसको नीचे ले जाओ, R अपॉन गामा - 1। और मोनोएटॉमिक गैस को आपको R की वैल्यू, गामा की वैल्यू पता है। देखो मोनोएटॉमिक गैस के लिए आपको गामा की वैल्यू पता है, बिल्कुल सही है। गामा रखोगे, आर तो कांस्टेंट होता ही है, तो Cv पता चल गया। मोनो के रखोगे, मोनो का पता चला, डाई के रखोगे, डाई का पता चला, ट्राई के रखोगे, ट्राई। इसका मतलब गामा पर डिपेंड करता है, स्पेसिफिक हीट पर डिपेंड करता है गामा। वो तो आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ओवर वन एंड अदर। गामा या डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड नहीं करता, याद रखो। गामा किस पर डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, आई होप। और अब मैं आपको थोड़ा सा मेरे हिसाब से जो आ रहा है वो स्पेसिफिक, लेटेंट हीट और मेयर्स फॉर्मूला आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यूज कर लिया हमने। थोड़ी जानकारी मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आगे हमें पढ़ना है, इसे नोट कर लिया होगा, मिटा देता हूँ। वो है आपका स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट के बारे में। तो वो भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। वैसे तो वो 11th का टॉपिक है, फिर भी थर्मोडायनामिक्स को पक्का करने के इस नजरिए से मैं आपको स्पेसिफिक हीट की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बताता हूँ। नंबर 1 की स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं? ठीक, द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर of the system, the heat requires to 1 degree Celsius rise in the temperature of the system. कह सकते हैं to rise, the heat required to rise 1 degree Celsius temperature of any system is called specific heat of that system. ठीक है, अब ये मैंने एक डेफिनेशन लिख दी और ये अपूर्ण डेफिनेशन, मतलब कंप्लीट नहीं है, तो हम इसे कब कंप्लीट कर सकते हैं? मैंने कहा है इसमें
कि किसी भी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री, किसी भी जो दी गए पदार्थ सब्सटेंस है, लिक्विड है, जो भी है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ती है उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ये मैंने यहाँ इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। द हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम इज कॉल्ड स्पेसिफिक सिस्टम। लेकिन अगर आप खुद सोचो कि अगर आप 1 किलो पानी, 1 लीटर पानी को गर्म करें, उसका टेम्परेचर राइज करें, और आप 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर राइज करें, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो ज़्यादा पानी है उसका राइज अप करने के लिए ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी हीट की, तो क्या उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा हो गई? नहीं हुई। इसलिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यूनिट मास लेना पड़ेगा। यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए आपको जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी उसको कहेंगे स्पेसिफिक। तो डेफिनेशन मॉडिफाइड बनके बनेगी, द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ एनी ऑफ unit mass of any system is called specific heat of that system, ठीक है। अब ये हो गए पूर्ण डेफिनेशन। The heat required to rise 1 degree Celsius temperature of a unit mass of the system is called specific heat of that system। बहुत ही शानदार डेफिनेशन। ये मेरी कक्षा 9 की पढ़ी डेफिनेशन, पर वहाँ हिंदी में पढ़ी थी और यहाँ अंग्रेजी में समझानी पड़ी है। That is the reason। यही डिफरेंस है, थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं है। किसी भी पदार्थ का तापमान, किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान, किसी पदार्थ के 1 मोल का तापमान, किसी पदार्थ के 1 यूनिट का टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही कहते हैं स्पेसिफिक हीट। और ये डेफिनेशन कहाँ से आई है मैं आपको मैथमेटिकली बताता हूँ। लिखते हैं वी नो दैट जब हम किसी को हीट देते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू MS डेल्टा T, MS डेल्टा T। यहाँ से S का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? M भी नीचे जाएगा, T भी नीचे जाएगा, तो Q अपॉन कितना है? M इंटू डेल्टा T इक्वल टू आ गया S, एम्प्लाइज S की वैल्यू आ गई S इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। अगर आप देखो यहाँ ध्यान समझो, ये आ गया S की वैल्यू, तो इसमें अगर हम M की वैल्यू यूनिट रखें, इफ M इक्वल टू रख दिया यूनिट और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस, तो देखो कितना आएगा? ये आ गया एम्प्लाइज S इक्वल टू Q अपॉन 1 इंटू 1 एम्प्लाइज S इक्वल टू Q। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू हीट, specific heat is equal to heat, but the heat is used to increase the 1 degree Celsius temperature of unit mass। इसका मतलब किसी सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट दी जाती है उसे ही स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और सिंबल होता है स्मॉल s से कर दो या फिर c से कर सकते हैं, c भी स्पेसिफिक हीट का ही सिंबल होता है। ये 2 टाइप की होती हैं। अगर हम मोल के रूप में लेके चलें, इट इज ऑफ 2 टाइप, ये नोट कर लेना आप लोग, ये फंडामेंटल फॉर्मूला है। इट इज ऑफ 2 टाइप। 2 टाइप इसका कौन सा है मैं बता रहा हूँ। स्पेसिफिक हीट के 2 टाइप कौन सा है? इट इज ऑफ 2 टाइप। इट इज, पहले साफ करके मिटा लेते हैं, डस्टर को फेंक देते हैं, फिर लिखते हैं इट इज ऑफ 2 टाइप। इट इज ऑफ 2 टाइप। नंबर 1, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर जिसे कहते हैं CP। CP का फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, du ओवर dt और कांस्टेंट P है। देखो सेम चीज है, आप खुद देखो। भाई मैंने आपको क्या बताया? Q इक्वल टू MS डेल्टा T बताया, मास को यूनिट रखना है तो Q इक्वल टू 1 रख दिया, S इंटू डेल्टा T बताया, हीट है तो उसे डेल्टा U कह सकते हैं, इक्वल टू S इंटू डेल्टा T बताया। इसको नीचे लाओगे तो डेल्टा U अपॉन डेल्टा T किसके डायमेंशन में लाओगे? स्पेसिफिक हीट के। तो वही चीज मैंने यहाँ बताई है, ठीक है। नंबर 2, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसे कहते हैं CV। CV इक्वल टू हो गया du ओवर dt V। रिलेशन बिटवीन CP एंड CV 2-3 बार यूज करते हैं, बताओ क्या होता है? मेयर फॉर्मूला जिसे कहते हैं CP एंड CV, जिसे कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला। तो वो होता है CP माइनस CV इक्वल टू R। CP माइनस CV इक्वल टू R। तो R पॉजिटिव है तो एम्प्लाइज कर रहा है कि CP क्या होता है? ग्रेटर देन CV। याद रखेंगे कि हमेशा इस CP की वैल्यू CV से ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा नहीं रहती तो क्वेश्चन गलत है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़नी थी वो हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ी। एक छोटी सी रिक्वायरमेंट और है, जो ये भी मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल पोर्शन है जो हम डिस्कस करेंगे उनमें ऐसे यूज़ करा गया बहुत ही शानदार तरीके से यार। तो वहाँ मैं चाहता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक क्या होती है। थोड़ा
मिटा लेते हैं इसे क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा। बात करेंगे लेटेंट हीट की, गुप्त ऊष्मा जिसे कहते हैं। लेटेंट हीट कहते किसे, समझेंगे अच्छे से। लेटेंट हीट, थोड़ी इंक डाल लें यार, थोड़ी इंक डाल लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं। पढ़ाना काम, आपको क्या लगता है पढ़ाना काम कठिन है सरल है? मना कर रहा था खुलने को, पर मैकेनिक्स ने अपना काम दिखा दिया तो और क्या अप्लाई कर दिया हमने। आपको क्या लगता है पढ़ाने का काम सरल है या कठिन है? पढ़ाने का काम बहुत ही सरल है। शर्त ये है जो चीज़ आप पढ़ाना चाह रहे हो वो आपको आती भी हो। इसका अर्थ यह है कि पढ़ाने के लिए इंसान को पहले खुद भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। यार ये अजीब सा पंगा है, ये इनकी डर चुकी। ठीक, तो हम क्या पढ़ने जा रहे थे? हम पढ़ने जा रहे थे लेटेंट हीट के बारे में। तो समझेंगे लेटेंट हीट क्या होती है अच्छे से। ठीक, समझें लेटेंट हीट क्या होती है वो भी अच्छे से। ओके, नंबर 1 हैशटैग चल जाओ भाई, हैशटैग 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 अपना चल जाएगा। अब चलिए हैशटैग लेटेंट हीट। लेटेंट हीट इसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा मतलब चुपके चुपके से दी जाने वाली ऊष्मा। काहे चुपके यार, इफेक्ट तो दिखाएगा। हाँ भाई, हीट दोगे तो इफेक्ट तो दिखाएगा ही, तो काहे की चुपके की ऊष्मा? चुटके की ऊष्मा इन द सेंस ये तब यूज होती है जब अवस्था बदल रही हो, ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ चेंज, ड्यूरिंग द स्टेट चेंज, स्टेट चेंज, स्टेट चेंज के दौरान इसे यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पर आपके पास बर्फ का टुकड़ा है, आप उसे पिघलाओ, आप उसे ms डेल्टा T हीट दोगे। आपके पास बर्फ का टुकड़ा है, आप उसे पिघलाओ, तो पिघलाने पहले आप समझो ध्यान से, मैं आपको पूरा स्टोरी बताता हूँ। आपके पास बर्फ का टुकड़ा है, मान लीजिए ये रहा बर्फ का टुकड़ा। मैंने कहा बर्फ के टुकड़े को पहले पानी बनाओ, तो बर्फ जो होगी वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ होगी, मान लिया हमने। तो पहले वो पिघलकर 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बनेगा, ठीक है। फिर पानी को गर्म करोगे तो पानी गर्म होते होते 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, फिर वो 100 डिग्री सेल्सियस की भाप बनेगी। ये होता है प्रोसेस वेपोराइजेशन का, ठीक है। तो मैंने कहा कि बर्फ को पिघलाकर पानी बनाना है, तो आइस से वाटर में जाओगे तो आपके अनुसार अवस्था बदल रही है या नहीं? खुद देखो ध्यान से। अगर आइस से वाटर में जाओगे, अगर आइस से वाटर में जाओगे तो आपके अनुसार अवस्था बदल रही है। ठोस से द्रव अवस्था में जा रहे हो तो अवस्था बदल रही है। तो यहाँ जो हीट दी जा रही है उसे कहते हैं Q = ml, लेटेंट हीट। 100 से 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक मैंने तापमान बढ़ाया, लेकिन पानी का पानी रहा, तो यहाँ पर दी गई हीट होगी Q = ms डेल्टा T। और फिर मैंने देखा कि यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस का पानी को फिर हमने भाप बना दिया, फिर अवस्था बदली, तो यहाँ दी जाएगी Q = ml। इसका मतलब हीट इतने रूपों में दी गई। हमें बेसिकली इतना याद रखना है, जब भी स्टेट चेंज होगी तो गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला लगाना है। ये है फॉर्मूला ऑफ गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। और जब भी स्टेट चेंज नहीं होगी तो जनरल फॉर्मूला Q = ms डेल्टा T का लगाना है। ये आपका बेसिक फॉर्मूला फंडा है। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी substance is called latent heat denoted by Q = ml। ये latent heat है और यहाँ पर जो heat है ये है L, latent heat। The heat required to change the state of any 1 unit of substance, 1 unit of substance, ठीक है। 1 यूनिट सब्सटेंस का मतलब m की वैल्यू 1 रखो, m की वैल्यू क्या रख दो? यूनिट। तो क्या आएगा? Q = L आ गया और L की वैल्यू लेटेंट हीट है। आपने कहीं कहीं सुना होगा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। तो यही होता है ये कि अगर आप किसी चीज को गला रहे हैं तो मेल्टिंग लेटेंट हीट कहते हैं। ये लगभग 80 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। और अगर आप वाष्पन को देखें तो ये 540 से 580 होते हैं। नॉट एग्जैक्टली नो, क्वेश्चन में ये दिया होता है, ठीक है। तो अगर आपको लेटेंट, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात, न्यूमेरिकल में मैं साफ कर दूंगा बिल्कुल कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है तो आपको लेटेंट हीट देगा गलन की, जिसे 80 कहा जाएगा, 80 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस।
ये है ना कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम, और डिग्री सेल्सियस नहीं है इसमें। और अगर हम बात कर रहे हैं ये वाष्पन की तो है 540 कैलोरी देगा। इसलिए कहा जाता है कि उबलता हुआ पानी और भाप में क्या ज़्यादा गर्म होती है, भाप, बिकॉज ऑफ भाप की गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है 540। एक और एग्जाम्पल, एक रिमार्केबल पॉइंट ये भी है, आपको याद रखना है, रिमार्क, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, द टेम्परेचर of the substance remain constant, ये याद रखना है आपको कि जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये चीज हमने नोट कर लेंगे। तो नोट कर ही लिया होगा आपने। एक चीज और एग्जांपल दे दूंगा गुप्त ऊष्मा का, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप वो लास्ट एग्जांपल होगा और आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना चाहता हूँ कि गुप्त ऊष्मा क्या थी। मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी है, मान लीजिए कि आपके पास एक बाल्टी है और बाल्टी में जो है भगोने में पानी रखा है, ये भगोना है और भगोने में पानी रखा हुआ है। पानी था 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रिज से निकाला था। तो पानी निकालकर हमने क्या करा, नीचे गैस स्टोव जला दिया, आग जला दी और पानी को गर्म करना चालू कर दिया। जब पानी को मैंने गर्म करना चालू कर दिया तो आग की लपटों से टेम्परेचर हीट लेकर वो पानी का टेम्परेचर राइज अप होने लगा, मतलब 0 से हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, 20 से हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, 50 से हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। और फिर 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा, थर्मामीटर का पाठ्यांक रुक सा गया। हमने बोला यार ये पानी जो है ये अब इसका टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा, जबकि हीट तो बराबर नीचे से दी जा रही है। पहले हमें समझ में आ रहा था कि दी गई हीट जो है, दी गई ऊष्मा तापमान में वृद्धि कर रही है, हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि तापमान में बदलता वह ग्रेडियंट बदलाव दिखाई दे रहा है थर्मामीटर में साफ साफ। ये बाद में तापमान जो इस तरह हो गया है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो तापमान में नियत बना है और हीट लगातार जा रही, तो हीट जा कहाँ रही है, ये हीट गुप्त रूप से जा रही है अवस्था परिवर्तन के लिए। यहाँ पर वेपर बनना तैयार हो जाएगा। कैसे, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान रुक गया, फालतू जो है, फालतू, हम लोग श्योर की हिंदी सही लिखी होगी मैंने, फालतू हीट स्टेट चेंज में यूज होगी, स्टेट चेंज करने में यूज हो रही है, उसे ही लेटेंट हीट कहते हैं, उसे ही लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका मतलब जब तुम बदल रहे थे तापमान तब लगाऊंगा, जब तुम ध्यान से समझ, बिल्कुल ध्यान से, ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद समझना, आए ना आए दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर जब इंक्रीज हो रहा है तब फॉर्म लगाएंगे, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अच्छा दिमाग लगा के यार थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगा के तुम, टेम्परेचर चेंज हो रहा है पर डेल्टा टी है तो फॉर्मूला लगेगा Q इक्वल टू MS डेल्टा टी। जब टेम्परेचर नहीं बदल रहा है तो बिना बदलने वाला लगाओ क्या, Q इक्वल टू ML, क्वेश्चन खत्म। तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तो Q इक्वल टू MS डेल्टा टी। जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, स्टेट चेंज की कंडीशन है, क्या है, स्टेट चेंज की कंडीशन है, स्टेट चेंज की कंडीशन है, तो वहां पे लगेगा Q इक्वल टू ML और ये लेटेंट हीट का किस्सा ही खत्म। Q इक्वल टू ML फॉर्मूला होता है जहां L लेटेंट हीट है, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत, कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल पढ़ना है, तो नोट कर लिया। देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बताएं। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हिंदी में कहते थे इसे, हमें कक्षा 9 का पढ़ा हुआ है मेरा, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत। ये सारी चीजें 9th क्लास की हैं यार, तुम्हें रिकॉल करानी पड़ेगी क्योंकि तुम लोग भूल चुके हो, अपन लोग क्या पढ़ाते याद रहता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है कि ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा होता है, बस खत्म हो गया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बताओ, मैंने आपको, ये श्यामू है A है, फिर रामू है B है, श्यामू ने रामू को 5 रुपए दिए, श्यामू ने रामू को 5 रुपए दिए, तो बताओ रामू के पास श्यामू से कितने रुपए आए, तो 5 रुपए तो आए। तो जितने रुपए ये देगा उतने रुपए यहाँ लेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, दी गई हीट इज इक्वल टू होती है ली गई हीट के बाद, गिवन हीट इज इक्वल टू टेकन हीट, ये होता है कैलोरीमेट्री। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, स्पेलिंग गलत हो जाती है ना, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द गिवन हीट
is equal to taken heat, is equal to taken heat. If their external resistance are not available, एक बॉडी है ये, क्या सर्कल बनाया बहुत बड़े, इसे समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये मैंने लिखा है एक अंग्रेजी तरीके से लिखा है पर लिखा यही है, दी गई ऊष्मा बराबर होती है ली गई ऊष्मा के, इसे कहते हैं कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप किसी को जितनी हीट देंगे वो आपसे उतनी हीट लेगा। और एग्जांपल के लिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट का नाम ए है, एक ऑब्जेक्ट का नाम बी है, और हमने कहा इसका तापमान पहले T1 था, इसका तापमान पहले T2 था, और मान लिया T1 गर्म है तो T1 इज ग्रेटर देन T2, और मैंने इन दोनों को कनेक्ट करवा दिया एक वायर के जरिए। तो जब कनेक्ट कराया T1 का टेम्परेचर ज़्यादा था तो हीट यहाँ से यहाँ की तरफ ट्रांसफॉर्म करने लगी। हमने कहा भाई कब तक जाओगे हीट, तो हीट ने कहा जब तक दोनों का पोटेंशियल, जब तक दोनों का टेम्परेचर समान नहीं हो जाता, क्योंकि मैं वास्तव में टेम्परेचर को समान करने के लिए ही बह रही हूँ, टेम्परेचर अलग है इसलिए ही बह रही हूँ। हमने कहा यार ये समान टेम्परेचर जब हो जाएगा तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा दोनों का सेम होगा। हीट बोली बिल्कुल, आपका सोचना बिल्कुल सही है, जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो फाइनल टेम्परेचर दोनों का सेम होगा, माना वो फाइनल टेम्परेचर कैपिटल T है, अकॉर्डिंग टू कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। तो आप मुझे बताओ जरा, गिवन हीट इज इक्वल टू टेकन हीट, गिवन हीट कितनी है, वो तो फॉर्मूला Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, मैंने आपको यहाँ बता देता हूँ, साइड में वैसे बता रखा है मैंने, यहाँ लिख देता हूँ Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। लगाओ भाई फॉर्मूला कितना होगा, ये हो गया एम एस डेल्टा टी, और यहाँ भी क्या लगाएंगे एम एस डेल्टा टी। इस पहली बॉडी का हर चीज 1 में है, तो ये हो गया M1 S1, और टेम्परेचर T1 से T तक राइज चेंज हुआ है, तो ये हो गया T1 माइनस टी, और यहाँ पे हो गया M2 S2, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, कम से ज्यादा होगा तो T माइनस T2, तो एम्प्लाइज करके दोबारा लिख देता हूँ, M1 S1 T1 माइनस टी, M2 S2 T माइनस T2। इस इक्वेशन के जरिए हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं कैपिटल T। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हिंदी में कहते हैं ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। और हमें कहा गया कि गोला पिघला नहीं है यार, तो जो गोला पिघला नहीं है तो दी गई हीट का फॉर्मूला तो यही होगा ना भाई, सिंपल सा कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। आगे हमें पढ़ाना है वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो वर्क डन देखते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए अच्छे से। तो बताइए, नोट कर लिया होगा, मिटा देते हैं इसे। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क कैसे डन किया जाता है कुछ तो समझते हैं, है ना, कार्य किया कैसे जाता है थर्मोडायनेमिक्स में कार्य कैसे किया जाता है। वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स फॉर्मूला होता है आपको याद रखना है, dW इक्वल टू इंटीग्रल PdV, वॉल्यूम V1 से V2 है। ये फॉर्मूला है आपका वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स का। इसका भी अपना एक प्रूफ है, पर उस प्रूफ से हम नहीं जाएंगे, मैकेनिक्स का एक फॉर्मूला और लगेगा उसमें छोटा सा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। तो उस प्रूफ की ओर हम नहीं बढ़ते हैं, ये बढ़ जाए थोड़ा बढ़ जाते हैं, आपको जैसे दिक्कत वाली बात नहीं। एक सिलेंडर है और सिलेंडर में मान लो गैस भरी हुई है, और ये पिस्टन है, और पिस्टन के द्वारा हम इसे कंप्रेस कर रहे हैं, P प्रेशर लगाकर, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसका A है, तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई कर दी, प्रेशर इनटू एरिया इक्वल टू फोर्स आ गया। मान लीजिए नीचे की तरफ इन्हें dx डिस्प्लेस किया है, तो dw इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx, dw इक्वल टू होता है फोर्स की वैल्यू कितनी है Pa, तो Pa इंटू dx, एरिया की जब लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम बनता है, dw इक्वल टू आ गया Pdv, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स जब करेंगे तो आ जाएगा W इक्वल टू इंटीग्रल Pdv, और अगर ये लिमिट यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है, तो ये हो गया V1 से V2 तक। इस फॉर्मूले का प्रूफ है, ठीक। नोट करना चाहो कर लेना, कोई बहुत बड़ा पंगा नहीं है उसमें। ये बेसिकली याद होना चाहिए अगर आप थर्मोडायनेमिक्स को डील करने जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि थर्मोडायनेमिक वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फंडामेंटल, तो बहुत ही दयनीय दशा है। ये आपका वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला वर्क डन निकाल के दिखाता हूँ।
किस प्रोसेस में? आइसो। कौन सा प्रोसेस था सबसे पहले? सबसे पहले सबसे ईजी वाला ले, हल्का वाला ले? ईजी वाला ले, भारी वाला ले? चलो सबसे पहले सबसे अच्छा वाला लेते हैं, जिसे कहते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इधर का नोट कर लिया हो तो मिटा देता हूँ। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। नंबर 1, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है यार? फॉर्मूला लिखो, W इक्वल टी हटा दे यार, इंटीग्रल V1 से V2 तक PdV। भाई PdV आइसोथर्मल क्वेश्चन क्या होती है? PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो PV इक्वल टू K। P की वैल्यू कितनी आ गई? K अपॉन V। यहाँ पर रखो कितना है? W इक्वल टू इंटीग्रल V1 से V2 तक K अपॉन V इंटू dV। K ले लिया, कॉन्स्टेंट K आ गया बाहर, इंटीग्रल V1 से V2 तक 1 अपॉन V इंटू dV। 1 अपॉन V कितना होता है? लोग भी मत बोलना, बोलोगे बोल लो, चलो यार सही तो वही है। V1 से V2 तक, V1 से V2 तक। बताओ कितना है? W इक्वल टू आ गया K लोग अपर लिमिट। अपर लिमिट कितना है? V2। ये है अपर लिमिट, ये है अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट। ये हो गया लोग V2 माइनस लोग V1, लोग V1। ये हो गया W इक्वल टू K लोग अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट V2 अपॉन V1। K की वैल्यू क्या है? K की वैल्यू है PV। K की वैल्यू है PV। PV रख दिया, कितना है? W इक्वल टू PV लोग V2 अपॉन V1। और हम जानते हैं कि PV इक्वल टू क्या होता है? RT होता है, तो RT रखो ना यार। एम्प्लाइज W इक्वल टू आ गया RT लोग E बेस पर V2 अपॉन V1। ये होता है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको दिखा दिया है। W इक्वल टू RT लोग V2 अपॉन V1 का फॉर्मूला होता है। इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल है। एग्जांपल देता हूँ आपको। किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में प्रोसेस को ऐसे अंजाम दिया जाता है कि तापमान नियत रहता है और ऐसे एक्सपेंस किया जाता है कि वॉल्यूम दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर V1 रखेंगे, V2 रखेंगे, कटेगा 2 आ जाएगा, तो आंसर आएगा RT लोग 2। इतना वर्क किया जाता है, समझ में आया? प्रोसेस आप बताओ हमें, फार्मूला में रखेंगे, आंसर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस के लिए, ये प्रोसेस को डील करने के लिए फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है। किसका? वर्क का फार्मूला। आइसोथर्मल हो गया, हम बात करते हैं एडियाबेटिक का। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस कितना होता है? वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस कितना होता है? फॉर्मूला आपको देखो, गैस इक्वेशन बतानी पड़ेगी तभी चलेंगे। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस यहाँ लिखेंगे। अच्छा बताओ, एडियाबेटिक प्रोसेस का P कहाँ गया? एडियाबेटिक प्रोसेस का P है PR प्रोसेस। ठीक है, तो फॉर्मूला तो यही लेना है हमें, ये लिखो। एडियाबेटिक प्रोसेस किसे कहते हैं? इन विच प्रोसेस द हीट ट्रांसफॉर्मेशन इज कांस्टेंट, और वी कैन से देयर इज नो हीट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग और सराउंडिंग टू द सिस्टम। इट्स मीन द नेट चेंज इन द हीट इज इक्वल टू 0। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। तो यहाँ से टीप दिया है, कितना है? W इक्वल टू इंटीग्रल V1 से V2 तक PdV। आपको पता होना चाहिए PV की घात गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था शुरू में ही। PV की घात गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P इक्वल टू आ गया K अपॉन नीचे ले जाओ V की घात गामा। यहाँ यूज कर लो तो W इक्वल टू आ गया इंटीग्रल V1 से V2 तक K अपॉन V की घात गामा इंटू dV। W इक्वल टू इंटीग्रल V1 से V2 तक K इंटू V की घात माइनस गामा इंटू dV इक्वल टू K बाहर ले लिया, इंटीग्रल V1 से V2 तक इंटू V की घात माइनस गामा इंटू dV। बताओ पावर में ऐड करो, कितना आएगा? K पावर में ऐड कर दिया, V की घात माइनस गामा प्लस 1 अपॉन पावर नीचे आ गई माइनस गामा प्लस 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं K V की घात माइनस गामा प्लस 1, और ऐसे नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस गामा। 1 माइनस गामा, लिमिट लिखना भूल रहे हो आप यार। लिमिट है V1 से V2 तक, V1 से V2 तक, V1 से V2 तक। ठीक ठीक, ओके। बताओ कितना है? ये आ गया इज इक्वल टू K 1 माइनस गामा ले लो, K अपॉन 1 माइनस गामा, और अंदर बचा V की घात माइनस गामा प्लस 1, और V1 से V2 तक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज करो। K अपॉन 1 माइनस गामा, अपर लिमिट है V2 की घात गामा प्लस 1, माइनस लोअर लिमिट है V1 की घात माइनस गामा प्लस 1।
अंदर ले जाओ 1/1 माइनस गामा के अंदर ले गए के v2 की घात माइनस गामा प्लस 1 माइनस के अंदर ले गए v1 की घात माइनस गामा प्लस 1। इधर का नोट कर ही लिया होगा तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ। और ये आप मुझे बताइए जरा, ये चीज़ लिखी हुई है तो इसे कैसे लिखेंगे? अगर हम ऐसे लिखें P1 v1 की घात गामा इक्वल टू के और P2 v2 की घात गामा इक्वल टू के, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है, क्योंकि के तो कॉन्स्टेंट है। तो इस के की वैल्यू यहाँ इसके अकॉर्डिंग रखेंगे। 2 वाला पोर्शन है तो 2 वाला मान रखिए। 2 वाला मान कौन सा है? P2 v2 की घात गामा है, रखिए यहाँ पर। कितना हो जाएगा? 1/1 माइनस गामा इक्वल टू P2 v2 की घात गामा इंटू v2 की घात माइनस गामा प्लस 1 माइनस P1 v1 की घात गामा इंटू v1 की घात माइनस गामा प्लस 1। इक्वल टू 1/1 माइनस गामा इक्वल टू कितना बचा? P2 एक पावर बची हुई है, v2 प्लस की पावर बची है माइनस के P1 एक पावर बची है v1। P2 v2 बराबर होता है RT2 1/1 माइनस गामा इक्वल टू हो गया RT2 माइनस RT1 और R कॉमन ले लिया, एम्प्लाइज R/1 माइनस गामा इक्वल टू ब्रैकेट में बचा T2 माइनस T1 और ये है वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस एम्प्लाइज। ये आप नोट कर लीजिए। और ये बाउंड्री कंडीशन है, मतलब ये बाउंड्री कंडीशन है, इसका मतलब क्या? इधर का अलग उतारना है फिर उसके नीचे इधर का उतारना है। हाँ, ब्रेन इक्विलिब्रियम। तो ये आपका प्रोसेस था। कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस। आगे चलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस बताओ, आइसोकोरिक प्रोसेस किसे कहते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, डी की वैल्यू 0 रखेंगे तो वर्क डन 0 आएगा। मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई वर्क नहीं कर सकते हम। अच्छा जी, बात करते हैं हम किसके बारे में? आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में। तीसरा प्रोसेस वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है? W इक्वल टू इंटीग्रल v1 से v2 तक P इंटू डी। प्रेशर कॉन्स्टेंट है, dP इक्वल टू 0, मतलब डिपेंडेंसी नहीं है। P को बाहर ले लिया, इंटीग्रल v1 से v2 तक dV। प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो W बराबर P V आ गया, अपर लिमिट v1 से v2 तक। बताइए कितना आ गया? W इक्वल टू P अपर लिमिट v2 माइनस v1। ये आ गया आंसर आइसोबारिक। बस, तो सारे प्रोसेस का हमें पता होना चाहिए ये वर्क डन होते हैं। आगे है हमारे पास न्यूमेरिकल करने हैं इन्हीं पर बेस। और अगला लेक्चर जो होगा न्यूमेरिकल, हमने लगभग 4-5 न्यूमेरिकल करेंगे। अगला लेक्चर जो होगा वो लेक्चर ही बताएगा आपको थर्मोडायनेमिक्स लॉज क्या होते हैं, फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, फेज ट्रांजिशंस क्या होते हैं और उन पर बेसिक न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर में। और ऐसे ही 5 लेक्चर के अंतर्गत आपकी थर्मोडायनेमिक्स में हाथ में आ जाएगी। सवाल प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं। जितने लास्ट टाइम मैंने EMT का फाइनल वीडियो डाला, उसके लास्ट में मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो को ऐड करके डाला। कॉपीराइट लगता है तो अलग बात है, कोई ऐसा लगेगा नहीं अपना चैनल इतना बड़ा भी नहीं। तो उस मोटिवेशनल वीडियो में एक ही बात बताई गई है, मैं भी याद रखता हूँ और आप लोग भी याद रखो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर एबिलिटी आएगी। क्वेश्चन को भले ही से आंसर देखकर कर रहे हो, भले ही से सॉल्यूशन देखकर कर रहे हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दोबारा एग्जाम में मिलता है बस वो हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। समझना है? अभी आप देख के प्रैक्टिस करो चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए एबिलिटी डेवलप करने के लिए। हम बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की जो मेरे पास लिखी हुई हैं और आप तक पहुंच जाएंगी आज में। बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है? तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम आगे अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। हम आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।